नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मेरी यहाँ जीव विज्ञान की क्लास चल रही थी। इसमें हमने सेल को स्टार्ट किया था, कोशिका को स्टार्ट किया था। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में बताया था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए समझते हैं सेल के बारे में, कुछ और बातें जानते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो नए विद्यार्थी हैं, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग कोशिका को पढ़ेंगे। कोशिका क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोशिका जो होती है एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी जीव की। तो ये बात आपको समझना होगा कि कोशिका क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके अलावा हमारे जीव या कोई भी जीव जंतु होते हैं, उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। तो आज समझेंगे कि कोशिका बेसिकली होती कैसी है। कोशिका को समझने के लिए और कोशिका को पढ़ने के लिए हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। एक हम सेल मेम्ब्रेन को, देन साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। सेल मेम्ब्रेन को इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। मैंने ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं बोल दिया करूँगा। तो ये बात हो गई कि सेल के बारे में। इसके पहले डिटेल में अपन थोड़ी एक बात और जानते हैं। कोशिका सिद्धांत की मैंने चर्चा करी है, इसके पहले लेक्चर में करी थी। कोशिका सिद्धांत सन 1839 में एक वैज्ञानिक थे स्लीडेन और दूसरे वैज्ञानिक थे स्वान। दोनों ही ये वैज्ञानिक जर्मनी के थे। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कोशिका सिद्धांत, और ये प्लांट पर रिसर्च कर रहे थे, और स्वान जो वैज्ञानिक थे वो एनिमल पर रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने जब कोशिका सिद्धांत में बताया तो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने 4 बातें बताई। वो बातें क्या कहती, समझिए बात को। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक बात इन्होंने ये बताया, और इन्होंने ये भी बात बताई कि जो जीव होते हैं और जीवों में जो कोशिका होती है उसकी उत्पत्ति एक सिंगल सेल के रूप में होती है। तीसरी बात इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक सेल होती है वो एक स्वाधीन इकाई या फिर इंडिपेंडेंट इकाई के रूप में काम करती है। हर सेल एक इंडिपेंडेंट इकाई के रूप में काम करती है, और बहुत सारी मिलकर सभी कोशिकाएं मिलकर के एक क्या जीव का निर्माण करती हैं। तो तीसरी बात इन्होंने ये बताई। चौथी बात इन्होंने बताया कि जो कोशिका की उत्पत्ति होती है, जो सेल की उत्पत्ति होती है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। कहने का मतलब जो केंद्रक होता है वो एक सृष्टिकर्ता के रूप में होता है। सृष्टिकर्ता कहने का मतलब ये है कि जो कोशिका कैसे बननी है, उसके क्या क्या लक्षण अगली कोशिका में जाएंगे, वो सब कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस। ये इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताई थी। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका एक अपवाद भी है। तो पूछोगे सर आप इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है क्या? विषाणु इसका अपवाद है। विषाणु मतलब वायरस। कहने का मतलब यह हुआ कि जो वायरस होते हैं उनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ये बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। तो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि जो वायरस होते हैं उसमें कोशिका नहीं पाई जाती, और जब ये कोशिका नहीं पाई जाती तो फिर ये वायरस अपना जीवन यापन और अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो ये क्या करते हैं कि दूसरों के जीवों में जाकर के एक परजीवी के रूप में रहते हैं, वहां पर अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और एक बात ये बात बोली जाती है वायरस के बारे में कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट हैज नॉट रीच्ड अप टू द सेलुलर स्टेट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सूक्ष्म जीव थे वायरस, ये कोशिका अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। प्राथमिक जीव हैं, प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं। जब जीव बन रहे थे तो उस समय के जीव हैं जो कि कोशिका तक नहीं पहुंच पाए, मतलब उनमें कोशिका नहीं बन पाई। इसीलिए जो वायरस होते हैं इनको क्या बोला जाता है? सजीव और निर्जीव की कड़ी बोला जाता है। तो सजीव और निर्जीव की कड़ी किसको बोला जाता है? वायरस को। तो इसमें क्या सजीव के समान लक्षण होते हैं, समझिए बात को, और क्या निर्जीव के समान लक्षण होते हैं बताता हूं आपको। इसमें जो सजीव के समान जो लक्षण होते हैं वो क्या होता है? इसमें आरएनए पाया जाता है या डीएनए, दोनों में से कोई ना कोई एक वायरस में जरूर पाई जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि जो वायरस होते हैं ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन ये करते हैं संक्रामक परजीवी के रूप में, दूसरों जीवों में रह करके ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। निर्जीव के समान इनमें लक्षण क्या होते हैं
कि सर इसमें निर्जीव के समान वायरस में क्या क्या लक्षण होते हैं। इनमें जीव द्रव्य और कोशिका के जितने सारे अंगक मैंने भी आपको पढ़ाऊंगा, यहां पर मैंने लिख रखा है, ये सारे अंगक इसमें कहां नहीं पाए जाते, वायरस में नहीं पाए जाते। इसके अलावा श्वसन उत्सर्जन जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये नहीं करते, इसीलिए इसमें दोनों की तरह लक्षण पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। एक मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है इस वायरस का, कई एग्जाम में देखने को मिलता है, पूछ लेता है, या जो विद्यार्थी 11th 12th की तैयारी करते हैं वहां एक डायग्राम बना पढ़ने को मिलता है। जो वायरस होता है उसमें क्या है, इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक जो ऊपर वाली संरचना यहाँ पर है हेड कहलाता है, बीच में पूंछ कहलाता है, नीचे वाला भाग जो स्पाइक कहलाते हैं। देखिए ये भाग मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है हेड। दूसरा है इसमें जो हेड होता है इसके चारों तरफ ना एक प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है, जिसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रोटीन का आवरण, जिसे कवर कैप्सूल की तरह बना पाया जाता है। देन इसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर डीएनए बनाया मैंने, तो डीएनए यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए जो भी होता है वो पाया जाता है। बीच वाला भाग जो पूंछ वाला होता है, देन इसमें वायरस में इसका जो वायरस होता है इसमें कुछ प्लेट पाई जाती हैं और स्पाइक, जिसके थ्रू वायरस जीवों आपस में और कहीं जीव में जाकर के चिपक जाते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई वायरस के बारे में। आपको मैं यहीं पर थोड़ा सा वायरस के जो क्लासिफिकेशन है वो बता देता हूँ। वायरस को पढ़ने के हिसाब से हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। प्लांट वायरस ऐसे जो प्लांट में बीमारी करते हैं, प्लांट वायरस जिनमें न्यूक्लिक अम्ल क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। बार बार टर्मिनोलॉजी आती है, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका एग्जांपल मैंने लिखा हुआ टीएमबी वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। दूसरा वायरस होता है एनिमल वायरस या फिर जंतु वायरस जो होते हैं, जंतु विषाणु होते हैं। इनमें ज्यादातर में डीएनए पाया जाता है, लेकिन कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक और टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है बैक्टीरियोफेज। देखिए इस बात को समझिए, क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, जीवाणुभोजी। तीसरे तरह के जो वायरस होते हैं वो जीवाणुभोजी होते हैं। कहने का मतलब जो वायरस होते हैं इसको 2 भागों में अपन डिवाइड कर देते हैं। बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसे वायरस जो किसको खाते हैं, फेज मतलब खाना, तो ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को खाते हैं या जीवाणुओं को लेकर के वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है कि बैक्टीरिया? आपका जवाब होगा बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो जीवाणुओं पर रहते हैं। और ये मैंने बात लिखी हुई है कि जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं, ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात आपको बताऊं, वर्तमान समय में कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी नई वेव आ चुकी है ओमिक्रॉन वायरस, है ना। तो आपको बता दूं ये जो वायरस होते हैं ये अपने एक स्टेज, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये दूसरों जीवों में रह करके परजीवी के रूप में अपना रूप बदलते रहते हैं, रूप बदल करके ये बीमारी भी करते रहते हैं। जैसे ओमिक्रॉन वायरस है, इसके पहले अल्फा वायरस कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के फिर अल्फा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट, गामा वेरिएंट। तो कहने का मतलब होता है कि वायरस क्या करता है, अपनी जब रेप्लिकेशन करता है। अभी जब कोविड आया था, आपको जनरल बात बताता हूं, तो कोविड के समय क्या था, बहुत आप लोग कहते थे कि सैनिटाइज करिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करिए, प्लेटफॉर्म वगैरह सैनिटाइज करने की बात कही जाती थी। क्यों? क्योंकि वायरस का एक निश्चित टाइम पीरियड होता है जहां पर वो जीवित रहता है। इसके बाद यदि उसको परजीवी नहीं मिला तो वो खत्म हो जाएगा। आप समझ गए, परजीवी नहीं मिलेगा तो वायरस खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर वायरस को डेवलप होने के लिए या वायरस को नए रूप में आने के लिए कोई ना कोई परजीवी माध्यम होना जरूरी है। मेरी सलाह है कि आप लोग कोविड के नियमों का पालन करें। तो ये जस्ट एक बेसिक जानकारी थी डियर फ्रेंड्स। और जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस में पूछा जाता है कि कौन सा आरएनए पाया जाएगा, इसमें आरएनए वायरस है, ये बात आपको याद रखना है। कहने का मतलब है कि ये जो कोविड वायरस है ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, ये एनिमल वायरस है। और एनिमल वायरस कहने का मतलब जंतु वायरस है, तो ये किसको प्रभावित करता है, कोरोना वायरस प्रभावित करता है बर्ड्स को, मैमल्स को, जीव जंतुओं को। अब फिर डिटेल में जाएंगे तो फिर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कर देता है। तो बहुत सारी बातें वो हो जाती हैं कोविड के बारे में, उसकी चर्चा अपने को नहीं करना। चलिए समझते हैं सेल के बारे में। देखिए ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर सेल का बनाया हुआ है। बाहरी आवरण जो होता है इसको कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, बीच में ये पदार्थ भरा होता है, ये पदार्थ कहलाता है क्या, साइटोप्लाज्म। यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनेल्स
अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रक। तो अपन क्या करेंगे, जितने भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे, जानेंगे कि उन ऑर्गेनेल्स का, उन अंग का क्या क्या काम होता है कोशिका के निर्माण में या फिर जीवों के निर्माण में। चलिए समझते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। आज पहली चीज समझते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है, सबसे बाहरी आवरण के बारे में। देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है बहुत पतली होती है, मुलायम, लचीली, जीवित और एक ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये बात आपको जानना चाहिए। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब कुछ पदार्थ इसमें पास हो जाएंगे, कुछ नहीं पास होंगे। एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर पूछा जाता है कि जो कोशिका झिल्ली का नेचर जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल का होता है। क्या मतलब कहने का कि चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होने का मतलब है कि कुछ जो पदार्थ हैं कोशिका के लिए इंपॉर्टेंट है यहां से अंदर प्रवेश करेंगे और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट है बाहर जाएंगे, जो जरूरी नहीं है वो बाहर नहीं जाएंगे, या फिर इंपॉर्टेंट चीज ही छानबीन कर आएगी। इसीलिए इसको बोला जाता है सेलेक्टिव परमिएबल। एक बात आपको जानना होगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और जब इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये दोहरी झिल्ली के रूप में दिखाई देती है। दोहरी लेयर होती है, बाहर की जो लेयर होती है प्रोटीन की बनी होती है और बीच की लेयर जो होती है वो लिपिड की बनी होती है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, बीच में मैंने बताया लिपिड की परत होती है। देन आपको इंपॉर्टेंट बात जानना होगा कि कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण काम यह होता है कि जो सेल होती है उसका एक निश्चित आकार देना, साथ में इसको एक क्या करना, एक सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, ताकि कोशिका में जो अंग है, न्यूक्लियस है, इनको कोई नुकसान ना होने पाए। यह है किसका काम, कोशिका झिल्ली का। दूसरा बात बताता हूं आपको कि जो कोशिका झिल्ली है पाई जाती है ज्यादातर एनिमल सेल में देखने को मिलती है। कभी मैं एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन जो प्लांट सेल होती है वहां पर कोशिका झिल्ली न पाकर के क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो कोशिका मतलब कोशिका झिल्ली तो हो गई, पर वहां पर क्या पाई जाती है, इसके किनारे किनारे कोशिका भित्ति, किनमें, पादप कोशिका में, प्लांट सेल में। और जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना ये पारगम्य होती है। या ये कैसी थी कोशिका झिल्ली, जल्द वाली कैसी थी, अर्धपारगम थी। ये क्या करती है, पादप और जो कोशिकाएं होती है उनको दृढ़ता प्रदान करती है, यांत्रिक आकार प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, एक सपोर्ट प्रदान करती है। और साथ में जैसे कुछ जंतुओं में पाई जाती है कुछ सेल वाल, तो वहां पर क्या करती है, सुरक्षा का काम करती है। और जो कोशिका होती है उस कोशिका को सूखने से बचाती है, ड्राई होने से बचाती है, सेल को मरने से बचाती है। आपने देखा होगा कभी किसी ने पंच किया हो तो वहां कैसा पड़ जाता है, काला बन जाता है, नीला बन जाता है। तो क्यों, इसका मतलब हुआ वहां की वो सेल डैमेज हो जाती है। बाद में कभी चर्चा करूंगा और भी बातें। तो ये बस यही है, ये तो सेल के बारे में बताया, एक सुरक्षा और सूखने से बचाती है। देन अंदर जो पदार्थ भरा होता है ये क्या होता है, एग्जाम में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हो कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है और ये जो न्यूक्लियस है इसके बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसको बोला जाता है क्या, कोशिका द्रव्य या सेल, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर जो पदार्थ भरे होते हैं उसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ भरे होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में खनिज है, लवण है, जल है, और इसके अलावा कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। इनका काम क्या होगा, ये कार्बनिक पदार्थ होंगे, जो अंगक होंगे उनको क्या करेंगे, उनको सपोर्ट प्रदान करेंगे, जो उनका जीवनचर्या बनाएंगे। किनकी, ये जो ऑर्गेनल्स अंगक पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो अनेक अंगक पाए जाएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका काम क्या होगा, अलग अलग काम होगा। जैसे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। देखिए ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। दो तरह की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटेल में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। राइबोसोम पाए जाते हैं, इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। देन लाइसोसोम पाई जाती है, जो अभी मैंने बताया ना, जो पंच मार देते हैं तो वहां पर उन कोशिकाओं को मरने के बाद खाने का काम करती है लाइसोसोम। डिटेल में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। देन माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से प्लास्टिड पाए जाते हैं बहुत सारे यहाँ पर। देन वैक्यूल्स, राजधानी जिसको हिंदी में बोला जाता है, वैक्यूल्स पाई जाती है। सेंट्रोसोम, इसका अलग काम होता है, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं कोशिका में, किसी भी कोशिका में। और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है क्या, न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक बोला जाता है। इस तरह से हम आगे आने वाली क्लास में इन्हीं ऑर्गेनल्स को डिटेल में चर्चा करेंगे, समझ पाएंगे कि इनका क्या क्या काम होता है कोशिका के निर्माण में या कोशिका के विभाजन में। तो आज के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं कोशिका के दूसरे लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।